नमस्कार। राष्ट्रवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब देश की बात, तो बात देश के उस प्रदेश की जहां पर चुनाव बहुत दूर नहीं। लेकिन इससे पहले कि वोटर अपना विधायक चुने, नेता जो है वो उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। बीजेपी की महाबैठक चल रही है, महामंथन चल रहा है दिल्ली के अंदर, किसको टिकट देना है, नहीं देना है, सहयोगी पार्टियों को कितना देना है। और इस बीच नए नए विकेट गिरते जा रहे हैं। बीजेपी से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य गए, फिर दारा सिंह चौहान गए और अब सैनी साहब के इस्तीफे की खबर आ गई। उधर 172 सीटों पर बीजेपी ने नाम फाइनल कर लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। और बड़ी खबर यह भी निकल कर आ रही है कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। एसपी में मेला होगा, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। बीजेपी के लोग चिटक चिटक कर वहां जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अलग तैयारी चल रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी प्रियंका वाड्रा ने, और उसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। यानी हर तरफ से पूरी सियासी उठापटक तैयारी चल रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ूं और बताऊं कि इसके अलावा और क्या हुआ उत्तर प्रदेश में और आज चर्चा किस बात है। सबसे पहले आप सुनिए धर्म सैनी को। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जाऊंगा और इस्तीफा इसलिए दिया है कि 5 वर्ष जिस तरीके से दलितों पिछड़ों का शोषण होता रहा है और उनकी आवाज़ को दबाया जाता रहा है, बेरोजगार लाठी खाते रहे पूरे तरीके से। शिक्षकों का उन भाइयों का देखो जो लड़कियां अन्य जिलों में पढ़ी हुई हैं, उनका ट्रांसफर नहीं टीचरों का कर पाए। उनके अंतिम दिन तक भी इन लोगों ने न दलितों का काम किया, न शोषितों का किया, न पिछड़ों का काम किया, न गरीबों का काम किया, न बेरोजगारी का काम किया। इन्होंने अंतिम दिन तक काम नहीं किया और हमें आश्वासन देते रहे, पिछड़ों का काम करेंगे आप बेफिक्र रहिए, दलितों का काम करेंगे आप बेफिक्र रहिए, अल्पसंख्यक का काम करेंगे आप बेफिक्र रहिए, मझवार समाज के जाति प्रमाण पत्र बनवा कर रहेंगे आप बेफिक्र रहिए, धनगर समाज के जाति प्रमाण पत्र बनवा कर रहेंगे आप बेफिक्र रहिए, और हम कैंप लगाकर बनवाएंगे, ये तक इन्होंने कहा। जब अंतिम दिन तक इन्होंने एक काम के लिए भी ये प्रयास नहीं किया, धोखा देते रहे, तो फिर आचार संहिता लग गई। बीजेपी से पता चल गई कि अभी अब कुछ नहीं कर सकती। मुझे इस घर में आते आते 27 सालें हो गई है। ये मेरे गार्जियन स्वरूप है और राजनीतिक संरक्षण भी इन्हीं का रहता है हमेशा। तो क्या आज विनय शाक्य जी दे दिया, वो खुद तो आए हैं लेकिन वो शायद बोल नहीं पा रहे हैं। वो ऐसा था, वो मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप अगर उनसे बात करेंगे तो आप पूरी बात समझ जाएंगे। बात तो नहीं कर पा रहे हैं। मैं बात करूंगा ना, मैं बताऊंगा क्या बोल रहे हैं जी। उनको दिक्कत है बात करने में? नहीं, देखिए वो मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है और बोलने में थोड़ी दिक्कत है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। कुछ पत्र? हाँ, पत्र है अभी। नेताओं की सबसे दिलचस्प बात ये होती है कि वो 5-5 साल सत्ता का सुख भोग लेते हैं और उसके बाद उनको ध्यान आता है ठीक चुनाव के पहले कि थोड़ा इधर से उधर हो लिया जाए। पिछली बार जो है वो टिकट मिला, इस बार शायद नहीं मिला, तो पिछली पार्टी खराब भी हो जाती है। और वो ये सबके साथ है, किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। ये चुनाव में होता ही होता है। लेकिन इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई 80-20 की भी हो गई है क्या? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को 80 वर्सेस 20 बता दिया। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है, वो भी इस 80-20 का मतलब समझा रहे हैं। एक बार दोनों नेताओं को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अब इसमें कूद गया और उन्होंने ओवैसी को क्या चिट्ठी लिखी है वो बताऊं। उससे पहले एक बार योगी जी और अखिलेश जी को सुनिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी।
बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। तो 80 और 20 का समीकरण जो है वो नेता अपने अपने हिसाब से समझा रहे हैं। अखिलेश जी की मानिए तो बीजेपी को एक सीट नहीं आएगी, क्योंकि कह रहे हैं 80% हमारे साथ है, 20% बीजेपी से नाराज हैं, तो बीजेपी को ना वोट पड़ेगा ना एक भी सीट आएगी। लेकिन यूपी का जातीय समीकरण क्या है वो आपके सामने स्क्रीन पर रखा हूं। ओबीसी 40%, दलित 21%, ब्राह्मण 11%, ठाकुर 6% और कायस्थ 3%। तो ये वो 80 है जिसकी बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये भी कह रही है कि भाई हमने तो 80-20 की बात उनके लिए की कि जो 80 देश के कानून और संविधान के साथ चलना चाहते हैं, वो किसी भी धर्म के हों वो हमारे साथ हैं, और जो 20% इसके खिलाफ रहते हैं, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, वो हमारे अगेंस्ट होंगे। तो ये 80 बनाम 20 की लड़ाई है। तो अलग अलग तर्क, अलग अलग बातें कही जा रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब एक नई चिट्ठी भी आ गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक चिट्ठी लिख दी नुमानी साहब ने, और उन्होंने चिट्ठी लिखी असदुद्दीन ओवैसी को, और वो कह रहे मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, जहां जहां ये तय हो कि आप जीतेंगे वहीं वहीं कैंडिडेट उतारिए, वरना मुसलमान का बढ़ जाएगा। अब ये चिट्ठी जो है ये खुलेआम ये बताने की है कि मुसलमान को एकजुट होकर वोट देना है, और किसको हराने के लिए देना है, और ये वोट क्यों बंटना नहीं चाहिए, ये सब चिट्ठी लिखकर बकायदा असदुद्दीन ओवैसी को कहा जा रहा है। यानी एक तो इसका मतलब यह है कि असदुद्दीन ओवैसी का प्रभाव छूट रहा है इस चुनाव में, मुसलमान उनकी तरफ जा रहा है। लेकिन लोकतंत्र में चिट्ठी लिखकर यह कहना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कि भाई मुसलमान का वोट नहीं बंटना चाहिए, यह कौन सा सेक्युलरिज्म है? मुसलमान को एक साथ ही वोट क्यों देना चाहिए? उसको जिसने काम किया उसको वोट क्यों नहीं देना चाहिए? बल्क में वोट क्यों पड़ना चाहिए? वोटरों के बंटवारे को रोकना जरूरी है, ये कोई मिशन चल रहा है? 80 बनाम 20 की लड़ाई इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जिक्र करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिन्होंने बीजेपी अभी कुछ दिन पहले छोड़ी, उनका एक ट्वीट और आ गया है। नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। 5 साल जिस पार्टी में रहे, 5 साल जहां कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो अचानक इनके लिए सांप और नाग हो गए और ये नेवला हो गए। और अभी इनका एक ट्वीट 19 नवंबर का भी वायरल है, जब ये कृषि कानून वापस होने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे थे, और तब प्रधानमंत्री और बीजेपी इनके लिए किसान समर्थक थे। अब अचानक वो जो फोटो कॉपी और स्कैन वाली चिट्ठियां घूम रही हैं इस्तीफे की, उसमें सब जो है वो किसान विरोधी हो गए। खैर, प्रश्न इस बात का नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, प्रश्न इस बात का है कि जनता क्या सुन रही है, और नेता जो सुनाना चाह रहे हैं क्या वही सुन रही है। आज इसी पर हम राष्ट्रवाद में चर्चा करेंगे, और सवाल हम जो आपके लिए लेकर आए राष्ट्रवाद में वो ये कि यूपी में 80 और 20 की लड़ाई सीधे धर्म पर आई है क्या? बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी तो मैदान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? और यूपी में योगी और अखिलेश तो हिट विकेट कौन होगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय राठी जी, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदिल हसन, AIMIM के नेता, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन सज्जाद नुमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहला प्रश्न, प्रेम शुक्ला जी, आपने जिस 80-20 की बात कही थी, अब वो नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चिट्ठी लिखकर कहा है कि मुसलमानों को बल्क में वोट देना है भैया, वोट कटना नहीं चाहिए, और ओवैसी साहब जो है वो वहीं अपने कैंडिडेट उतारे जहां जीत पक्की हो, वरना दूसरी जगह ना उतारे।
क्या अब ये वाकई में धर्म वाला 80-20 होकर चुनाव होगा? आप भी यही चाहते थे क्या? देखिए, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। और जब आदरणीय योगीनाथ 80% की बात कर रहे थे, तो आपको सुशांत जी अच्छी तरह से ध्यान होगा कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में 73 सीटें यानी 90% से अधिक हमको सफलता मिली थी। 2017 में हम 403 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को 325 सीटें मिली, जो 80% से अधिक है। इसी तरह से 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को 80 में से 64 सीटें मिली, जो 80% से अधिक है। तो हम तो जो है धार्मिक ध्रुवीकरण की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, चाहे वो 1985 का शाहबानों के मामले से लेकर अब तक, उसने धार्मिक ध्रुवीकरण करने का अतिरिक्त क्या किया है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में श्रीमान राजीव गांधी क्यों आए थे? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के दरकने का उनको खतरा महसूस होता रहा। ट्रिपल तलाक पर ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा था कि मुस्लिम महिलाओं को तो दिमाग ही नहीं होता है, वो तो खुद का निर्णय ही नहीं ले सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह का जाहिलाना शपथ पत्र दायर करने का पराक्रम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर चुका है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वही कर रहा है जो 1952 से लेकर 2022 तक पिछले 70 वर्षों में जितनी बार चुनाव हुए हैं, एक नीति रही है कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दलों की। वो नीति यह है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करके एक तरफा ला लो, हिंदू वोटों को विभाजित कर दो, हिंदुओं को ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, भूमिहार, दलित, ओबीसी इसमें बांट दो। अभी जो है ऑल इंडिया MIM जो है, उसके नेता हमेशा कहते हैं ना कि 7% यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, 20% मुसलमान ने बनना चाहिए। अब 20% अगर मुसलमान आप कहते हो तो 80% हिंदू क्यों नहीं कहते आप? फिर आप अगर आप जो है हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं तो मुसलमानों को भी 74 समाजवादी पार्टी के कहने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कूदा है, उसको क्या जरूरत है कहने की कि भाई ओवैसी साहब वहीं कैंडिडेट उतारें जहां पर वोट ना बटे मुसलमान का, और मुसलमान का वोट बल्क में क्यों जाए भाई? जब हिंदू अपने हिसाब से तय करे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो मुसलमान के वोट के लिए ऐसी चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? वो अपने हिसाब से तय करें। देखिए सुशांत जी, समाजवादी पार्टी को किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये जिन्होंने लिखा है ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए। हमसे तो सवाल ये है कि आज हमारा कैमरा पर्सन गया हुआ है नोमानी साहब के यहाँ, वो कोरोना पॉजिटिव आ गए इसलिए अंदर एंट्री नहीं हो पा रही, वरना सबसे पहले हमने उनको ही इनवाइट किया था। समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी ये बताना चाहती है कि 80% नहीं, 90%, 100% वो सारे लोग जो इस सरकार से त्रस्त हैं, और समाजवादी पार्टी जो जनता को खुशहाल करना चाहती है, जो 300 यूनिट बिजली फ्री देना चाहती है, जो किसानों का बिजली बिल माफ करेगी सरकार बनाने के बाद, कौन नहीं चाहेगा समाजवादी पार्टी के साथ रहना? जिस पार्टी ने लोगों को रोजगार छीन के बेरोजगार कर दिया। तो विजय राठी जी आज आप इस शो में कहेंगे क्या, विजय राठी जी क्या आज आप इस शो में कहेंगे क्या कि नोमानी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चिट्ठी पर मुसलमान ध्यान न दे और वो काम देखकर वोट करे? उसको लगता है बीजेपी ने अच्छा किया हो बीजेपी को दे, कांग्रेस ने अच्छा किया हो कांग्रेस को दे, सपा ने अच्छा किया हो सपा को दे। जनता उत्तर प्रदेश की समझदार है सुशांत जी, उसको इतना हल्के में मत लीजिए। जनता समझदार है, वो देख रही है 5 साल से कौन क्या कर रहा है, कौन धर्म की राजनीति कर रहा है, किसने धर्म का चश्मा लगाया और कौन काम किया था, वो सब जानती है। जनता आज याद करती है, जनता पुरानी पेंशन को याद करती है, 55 लाख पेंशन को। जनता 20 लाख। पर सर हम और आप जनता को समझदार मान रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं मान रही? उसको चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों आ रही है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। जो बोर्ड है वो अपना जवाब खुद देगा, समाजवादी पार्टी उसका जवाब नहीं देगी। जैसा आपने कहा समाजवादी पार्टी को जरूरत है कि किसी से चिट्ठी लिखवाएं। हाँ, इतना जरूर कहना चाहते हैं हम कि जो भी है, जिस वर्ग का है, जिस समाज का है, जो भी है, अगर उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जागती की है, भारतीय जनता पार्टी में कोई भला नहीं किया उत्तर प्रदेश का, तो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा। और मैं तो कहता हूं कि पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को वोट देना ही नहीं चाहिए। देना इसलिए नहीं चाहिए, मैं तो सभी वर्ग से कहता हूं, क्योंकि इन्होंने जो अपना संकल्प पत्र हमारे सामने रखा था उसको इन्होंने कूड़े में फेंक दिया। इन्होंने कहा था 5 साल में 70 लाख रोजगार देंगे। सुशांत जी, रोजगार पे बात ही नहीं करना चाहते।
इन्होंने कहा था बिजली सस्ती करेंगे, बिजली महंगी कर दी क्योंकि बिजली का कारखाना नहीं लगाया, हमारे भी बंद कर दिए जो हमने लगाए थे। ये मुद्दों की बात है। यूनिवर्सिटी के नाम पे जब हम कहते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है राठी भाई कि आप मुद्दों की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि भाई जो त्रस्त है बीजेपी से वो हमारी तरफ आ जाए, हमें किसी चिट्ठी की जरूरत नहीं है। ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, ऐसी चिट्ठियों की जरूरत क्यों पड़ती है? और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसके कहने पर यह चिट्ठी लिख रही है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं है ऐसी चिट्ठी की। सुशांत जी, आप लेकिन सोच रहे हैं उससे समाजवादी को ही फायदा होगा। इसका मतलब आप खुद सोचते हैं कि ध्रुवीकरण मुसलमान हिंदू के बीच में जिससे मुसलमान का मौकी हो जाएगा। आप ये क्यों मान लिया? हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी ने लिखवाई हो अपने फायदे के लिए। आपकी इसी सपा पे ही घूम रही है, आप ऐसा क्यों मान के चलते हैं? अब दूसरी चीज देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, नहीं मैं मान रहा हूं सर कि अगर मुझे लगा कि अगर ओवैसी साहब मुसलमान वोट काटेंगे तो फिर बीजेपी को फायदा होगा। ये एक सिंपल सा एनालिसिस मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने कहा फिर तो मैं ये भी खोल लेता हूं कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने लिखवाया हो। सर देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि हाँ आप कह सकते हैं, आप निश्चित आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि भाई राष्ट्रवाद की बात है, राष्ट्रवादी लोग हैं, मुसलमान भी राष्ट्रवादी, जहां मन में आएगा वहां लिखेगा। उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा तो मैं तो बोल रहा हूँ, आप कह सकते हैं कांग्रेस ने लिखवाया। मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने लिखवाया, ताकि जो उनके पांव फिसल रहे हैं, मुंह फिसल रहा है, इतना घबराए हुए हैं कि बोल रहे हैं अंकगणितीय आंकड़ों के आधार पर। अरे आंकड़े तो अंकगणितीय होते ही है, आंकड़न से आंकड़ा है, अंकगणितीय आंकड़े होते हैं। घबराए हुए हैं। अभी उनके प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, लगातार बोल रहे थे ये नहीं, जात नहीं, वो नहीं। उनके जितने मंत्री विधायक निकल रहे हैं वो जाते ही गिना रहे हैं, और उन्होंने एक मुंह से 14 जात गिना दी इनके प्रवक्ता ने। पूरा मोटो है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और बड़े प्रयास के साथ खुद को छोड़कर सबका विनाश, ये कर रहे हैं। आज की तारीख में आप देख लीजिए, 80-20 की बात अगर आप उसको हिंदू मुस्लिम से चालू करेंगे तो वो तो आदित्यनाथ जी ने चालू की, वो तो प्रियंका गांधी ने या शरद पवार ने या फिर अखिलेश यादव ने चालू नहीं की। अब बड़े प्रयास के साथ जब वो चुपता नहीं चला तो मुझे तो यही लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप फेंको एक पासा अपना, फेंकोगे तो कुछ मेरे से। ठीक है, ये आपने बड़ा दिलचस्प बयान दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने चिट्ठी लिखवाई है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। अवधेश जी, आपके हिसाब से ये अच्छा, ये 80-20 शुरू भी आपके ही सवाल से हुआ था, अब वहां से घूमते घूमते ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चिट्ठी पर आ गया। आपका एनालिसिस क्या है? ये क्या बीजेपी ने लिखवाया है, सपा ने लिखवाया, कांग्रेस ने लिखवाया है? इसके उत्तर के पहले सुशांत, मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो लंबे समय बाद आपके साथ बैठना हुआ है और मैं अभी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हूँ। आपका आदेश आया तो मैं अभी झांसी में सड़क पर किसी के घर मांग करके बैठ के आपसे डिबेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं लोगों से मिल भी रहा हूँ। अरे और आपको भी लोग इधर जानते हैं, तो इसके लिए मैं बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। देखिए, मेरे जो प्रश्न थे, अगर उस प्रश्न को समझेंगे तो उनका उत्तर समझ में आ जाएगा। मैंने योगी जी से 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न ये था कि भाजपा का वोट तो आप लोग मांगते ही हैं, लेकिन आपको अगर ये कहना हो कि विपक्ष को यानी सपा बसपा को किसी कीमत पर वोट न दो, उसको समर्थन न दो, तो आप जनता को क्या कहेंगे अपने समर्थकों को? लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ, 2 बड़े विरोधी आपके हमको दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक विरोधी वो है जिनको नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ से चाहे किसी कारण से हो, उनको एक घृणा है, नफरत है, विरोध है। वो उत्तर प्रदेश में है, भारत में है, विदेश में भी है, और वो शक्तियां उत्तर प्रदेश में भी मैं देख रहा हूं उतरी हुई हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, दूसरी जगह से सक्रिय हैं। और दूसरे जो आपके विरोधी हैं, क्योंकि मैं मुसलमानों के बीच जा रहा हूं, तो मुसलमान कह रहे हैं कि हमको तो इस सरकार को किसी कीमत पर हराना है, क्योंकि सारे माफिया क्या हमारे ही है, सारे क्रिमिनल हमारे ही हैं, हमारे विरुद्ध उन्होंने धर्म वाले कानून बना दिए, हमारे बूचर खाने बंद करा दिए, तो हमको तो हराना है। तो मैंने कहा ये जो 2 अलग अलग शक्तियां हैं, इनके बारे में आपका क्या धारणा है और आप इनकी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? तो वो केवल मुसलमान नहीं था, वो एक जो वैचारिक व्यापक विरोध के लोग हैं, जो आप उत्तर प्रदेश आएंगे तो आपको दिख जाएगा, मेरे भी लोग मिलते हैं बीच में, और बाहर से टूल किट्स वगैरह चल रहा है। इसके उत्तर में उन्होंने बाकी बातें भी कही है, आप उतना ही चला रहे। शुरू में उन्होंने मुझे बताया है, फिर उन्होंने कहा है कि भाजपा के पक्ष में सकारात्मक मतदान पड़ेगा। ये जितने लोग हैं
उन्होंने राष्ट्र विरोधी शब्द का इस्तेमाल किया, ये कभी भी हमारे पक्ष में नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये 20% से ज्यादा निगेटिव लोग नहीं है, 80% पॉजिटिव लोग हैं। जैसे पिछली बार हमको 80% सीटें मिली है, इस बार भी मिलेगी। अब उसका अर्थ हम किसी प्रकार से लगा सकते हैं, लेकिन जो अभी आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, आपको ध्यान में होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पिछले 2.5-3 सालों से कहीं चर्चा में नहीं है। अब उसको मुसलमानों के बीच, नोमानी साहब को व्यक्तिगत तौर पर शायद आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, तो वो तो है नहीं। तो पिछली बार सूर्य नमस्कार का किया, फिर दोबारा किया है। और अगर ये अब ये तो कोई कह सकता है कि भाई योगी आदित्यनाथ ने लिखवा दिया हो, अब योगी आदित्यनाथ मुस्लिम पर्सनल लॉ भी चलाते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में यह भी कहा जा रहा है कि ओवैसी जो है बीजेपी का ही आदमी है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है, मुसलमानों चेत जाओ। देखिए, मंच पर लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन गांवों में, शहरों में जाकर के मुसलमानों को यह कहा जा रहा है कि आप सब यूनाइटेड रहो, ओवैसी के पक्ष में मत जाओ। इस समय बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट, नहीं तो योगी आदित्यनाथ चला आएगा। यह बिल्कुल फैक्ट है समाज के अंदर। आप कहीं भी अगर एक पत्रकार के रूप में आप 10 किलोमीटर चल के गाँव में घुसिए, किसी से बात करिए मुसलमानों के यहाँ जाकर के कि आपके यहाँ हो रहा है। अभी मैं झांसी में, अभी 2 मुसलमानों से मेरी बात हुई। एक मुसलमान नौजवान खड़ा हुआ कि हमको इन लोगों ने कहा मैं तो बीजेपी को वोट करूंगा। मैंने कहा करोगे? तो उसने कहा कि भैया हमारा किसान सम्मान निधि से लेके हमारे एरिया में आप चल के देखिए, हमारे घर बन रहे हैं, बाकी बन रहे हैं। वहां एक दूसरे सज्जन भी थे, उन्होंने कहा कि मैं सपा को वोट करूंगा। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुसलमान इन लोगों के कहने से वन साइड है, लेकिन मुसलमानों को कहा जा रहा है। विजय राठी जी, मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। विजय राठी जी, 80-20 जो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, वो 80% जो देश के साथ हैं और 20% जो देश के खिलाफ है, उनकी बात थी। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसको सीधा मुसलमान के लिए बना दिया कि भैया मुसलमान किसको वोट दे, और वो पूरे तरीके से ध्रुवीकरण की बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चिट्ठी दिखती है, जो रत्नाकर जी कह रहे हैं, हो सकता है बीजेपी ने लिखवाई हो। तो ये जो लड़ाई, और अभी आपको बता भी रहे हैं अवधेश जी कि उनको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को वोट देंगे, और वो मुसलमान भी हैं। देखिए, ऐसा है, हम तो ये कहते हैं सुशांत जी, तो ये तो अच्छी बात है ना, सब पार्टियों को सब जाति धर्म का वोट मिलना चाहिए। इसलिए फिर ये लोग क्यों चिल्लाते हैं इस पे बैठ के हम लोगों से कि आपकी टोपी के नीचे जाली है? मैं आपको थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर बता दूं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने मुलाकात की है अखिलेश यादव से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। भीम आर्मी के चीफ हैं। अब इस मुलाकात में क्या निकल कर आया और इसका क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ा हुआ पक्ष होगा, वो अभी आपको थोड़ी देर में बता देंगे। विजय जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, ऐसा है सुशांत भाई, अभी जब हम लोग इनके साथ डिबेट्स पे बैठते हैं तो भाजपा के प्रवक्ता कई बार ऐसी भाषा का यूज करते हैं, वो मतलब हमें समझ नहीं आता। ये कहते हैं कई बार हमारी टोपी, क्योंकि टोपी उठा करके देखिए, जालीदार टोपी तो नहीं है। तो जब हम पूछते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में, क्या ये सवाल आप जो मुख्तार अब्बास नकवी है उनसे पूछ सकते हैं, क्या शाहनवाज हुसैन से पूछ सकते हैं? तो वो चुप हो जाते हैं। आखिर इस चीज से इनका मतलब क्या होता? ये तो इस बात का जवाब दे सकते हैं। ये धर्म का चश्मा तो ये लोग लगा करके जाते हैं। और रही बात हमारी बात, तो समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ही लाइन पे चल रही है, और वो ये है कि जो दबे कुचले हैं, जो परेशान रहे पूरे 5 साल में, वो सब भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। और वो कितने % लोग हैं आप देखिए, क्या वो महिलाएं नहीं है? शुक्ला जी, अब दो बातें हो गई। एक रत्नाकर जी जो कह रहे हैं आपने चिट्ठी लिखवाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, और दूसरा जो राठी भाई कह रहे हैं कि आपको इनकी लाल टोपी के नीचे जाली वाली टोपी क्यों दिखती है, आप ये सब शुरू करते हैं और आपकी वजह से ये सब बढ़ता है। देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी स्वयं को मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहने में गर्व की अनुभूति करते थे कि नहीं, ये सत्य है कि नहीं है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने पिछले चुनाव में 2017 में मुस्लिम समुदाय के समक्ष क्या ये नहीं कहा था कि मैंने 1990 में अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां आप लोगों के लिए चलवाई थी, और आवश्यकता पड़ती तो कुछ और लाशें बिछवा देते? ये कहा था कि नहीं कहा था? ये सत्य है कि नहीं है? बहुजन समाज पार्टी जब 2017 में उसने अपना चुनाव अभियान शुरू किया, तो नसीमुद्दीन जो है वो कुरान खानी करते हुए आगे निकलते थे कि नहीं? और जब मुस्लिम लोगों को सबसे ज्यादा सीटें दी गई, ये बताया जाता था कि नहीं कि हम सबसे अधिक मुसलमानों को सीटें दे रहे हैं। तो उसका उद्देश्य क्या था, यह कृपा करके उन सबसे एक बार फिर पूछ कर देखिए, उसका उत्तर आ जाएगा। अब जहां तक बात है टोपी की,
तो बारंबार इसका जवाब तुरंत राठी जी से लेते हैं। राठी जी इसका तुरंत जवाब दीजिए, फिर आप प्रेम शुक्ला जी बात पूरी कीजिएगा, नहीं तो बात इधर उधर हो जाएगी। राठी जी, आप खुद चाहते थे, आपकी पार्टी के मुलायम सिंह खुद चाहते थे कि आपकी ये छवि बने। सुशांत जी, जब 2012 में हमारी सरकार बनी थी तो ये जिस एमवाई फैक्टर की बात करते, सिर्फ एमवाई नहीं, हमारे यहाँ हर जाति बिरादरी और धर्म की वोट, सबकी वोट हमारे पास थी, तब सरकार बनती है। ये दूसरी बात, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, अल्पसंख्यक के कोई भी हो, आपको इतनी नफरत क्यों? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? आपकी पार्टी में भी है, फिर क्यों आप एक निशाना बनाते हो इनको? या तो आप बिल्कुल साफ इस चीज को बोलिए कि जो हमारी भी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, शाहनवाज हुसैन जी से क्या आपको नफरत है? क्या मुख्तार अब्बास नकवी जी से आपको नफरत है? क्या आप इस बात का जवाब देंगे? जब आप किसी की वेशभूषा, किसी के वस्त्र पर टिप्पणी करते हैं तो ये एक धर्म की बात नहीं हो सकती, जाति की बात। ये पूरे देश का मजाक और लोकतंत्र की। पर राठी जी, वो तो ये कह रहे हैं वो उस धर्म पर टिप्पणी कर ही नहीं रहे। राठी जी, वो तो आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, मुलायम सिंह पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण कर रहे थे, उसको वो एक्सपोज कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। सुशांत जी, ये उसी परिप्रेक्ष्य में है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ये है, कि जो अमीर है, जो अमीर मुस्लिम भाई है। प्रेम शुक्ला जी, आपकी नफरत है क्या मुसलमानों से, इसलिए आप टारगेट करते हैं? आप मुसलमानों से नफरत करते हैं? अब ये शांत हो जाए। अब उनका जवाब ले लीजिए। राठी जी, उनका जवाब ले लीजिए, आपने पूछा, उनका जवाब। राठी जी जरा शांत हो जाए तो हाँ, देखिए। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, प्रेम शुक्ला जी वो कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे समय मांग रहा हूँ प्रेम जी। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ मुस्लिमों से नहीं, इनको हर वर्ग से नफरत है। क्या इनको जाटों से नफरत नहीं? क्या इनको गुजरों से नफरत नहीं? क्या इनको सरदारों से नफरत नहीं? क्या इनको सैनी, कश्यप, प्रजापति, मौर्य जी को अब ये तरह तरह की बातें जो पार्टी छोड़ के गए, धर्म सिंह सैनी को बक रहे हैं, तरह तरह की, इन्हें हर वो वर्ग जो इनसे नौकरी मांगे, जो हक मांगे, उन सब से भारतीय जनता पार्टी को नफरत है। किसानों को क्या क्या गालियां नहीं दी इन्होंने, उसमें सभी धर्म जातियों के लोग थे। तो जो भी इनसे सवाल करता है, हर उस व्यक्ति से इनको नफरत होती है, क्योंकि ये तानाशाह है, इनसे कोई सवाल नहीं करना चाहिए। इसलिए खास धर्म की बात नहीं है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप सबसे नफरत करते हैं, फिर भी आपकी 300 सीटें आ जाती हैं, कैसे? देखिए, हम किसी से नफरत नहीं करते, ये जनता बताती। नफरत कौन करता है कि मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं और दंगों में हिंदुओं की भी क्षति होती है, मुसलमानों की भी क्षति होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की श्रीमान अखिलेश सिंह यादव की सरकार सिर्फ मुस्लिम दंगा पीड़ितों को मुआवजा देती है और सर्वोच्च न्यायालय को ये फटकार लगानी पड़ती है कि दंगा पीड़ितों को आप जब मुआवजा दे रहे हैं तो आप सांप्रदायिक भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये मैंने फटकार नहीं लगाई है, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमान अखिलेश सिंह यादव को हिंदुओं के साथ भेदभाव करने की बात की। कैराना में हिंदुओं को पलायन क्यों करना पड़ता है? आप जो है कैराना के मुस्तकीम के खिलाफ कार्रवाई करने में, मुस्लिम काला के खिलाफ कार्रवाई करने में इनको क्या आपत्ति है? और जब श्रीमान मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय की हत्या करवा के उनकी शिखा उखड़वा कर ले जाते हैं और उस मुख्तार अंसारी को आप प्रश्रय देते हैं, तो ये क्या है? इसका क्या औचित्य है? तो क्या श्रीमान मुलायम सिंह यादव 80% हिंदुओं से नफरत का संदेश नहीं देते हैं? नफरत साहब आप करते हैं, हम तो आप ही सामने से बता रहे हैं। ठीक है, मैं रत्नाकर जी आपके पास आऊं उससे पहले अवधेश जी मुझे एक बात बताइए, आप उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं अवधेश जी, अगर आप उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन छोटे में पूरा करें प्लीज। पूरा कर रहा हूं। मुख्तार अब्बास नकवी, श्रीमान शाहनवाज हुसैन, एमजे अकबर, जफर इस्लाम, ये सारों से हम नफरत कर रहे हैं क्या? जफर इस्लाम को हम अगर राज्यसभा भेजते हैं, एमजे अकबर को राज्यसभा भेजते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बनाते हैं, शाहनवाज हुसैन को हम मंत्री बनाते हैं, इस बात का प्रमाण है कि हम सबका साथ सबका विकास की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर तो सामने से प्रमाण है कि ये हिंदुओं से नफरत करते हैं। आपने सारे जितने नाम लिए, ठीक है राठी भाई, थोड़ा सा रुकिए, फिर आप दोनों का ही होगा। रत्नाकर जी बीच में बैठे हुए हैं, उनको भी बोलना है। ठीक है, वो अभी ये आपने माहौल बना दिया है कि बीजेपी और सपा है, कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन हमारे डिबेट में तो कांग्रेस बराबर में है भाई। अवधेश जी, पहले आप बता दीजिए, ये जो हिस्ट्री के पन्ने डिबेट में खुल रहे हैं,
ये वोटर के मन में भी खुल रहे हैं क्या कि 2014 में क्या हुआ था, मुजफ्फरनगर दंगों के बीच में के वक्त क्या हुआ था? इस बार के चुनाव में वो पुराने पन्ने वोटर याद कर रहा है क्या? बहुत कम, बहुत रेयर। अभी तक जितने लोगों से बात हुई है, आपका डिबेट हो रहा है, यहाँ भी कुछ लोग हैं, तो तात्कालिक विषय लोगों के सामने सबसे ज्यादा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बिल्कुल तात्कालिक विषय है, अपने एमएलए के बारे में, अपने काम के बारे में, कोई महंगाई को लेकर के, व्यापार को लेकर के, सुरक्षा लेकर के। और ये बात सही है कि देश एक विषय यहाँ जरूर दिखाई दे रहा है कि जो व्यापारी वर्ग हैं, जो डॉक्टर क्लिनिक चलाते हैं या बाकी जो महिलाएं हैं, उनके मन में कानून और व्यवस्था की जरूर तुलना करते हैं समाजवादी पार्टी और भाजपा को लेकर के। तो ये एक मुद्दा है कि उस सरकार के समय कानून और व्यवस्था की स्थिति थी, अपने बच्चियों के साथ दिक्कत थी, कोई डॉक्टर को जबरदस्ती फोन करते थे कि आप इसको देख लेना, फी नहीं देते थे, व्यापारियों के साथ समस्या हुई थी। ये एक जरूर उस समय की चर्चा यहाँ है जहां भी मैं जा रहा हूं, लेकिन एक व्यापक चर्चा नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि मैं ये देख रहा हूं कि जैसे काशी की चर्चा हमको कुछ जगह मिल रही है, मथुरा की भी चर्चा कहीं कहीं मिल रही है, लेकिन मूल समस्या जो मैंने देखा है महंगाई, स्थानीय एमएलए का काम, यहाँ जो खास करके जो ये बैल और वो सांड जो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, बेसिक चीज ये 3-4 समस्याएं लोग जगह जगह हमको बता रहे हैं। थोड़ी सी रोजगार की समस्या है, और सबसे ज्यादा जो मुझे दिखाई दिया है वो ये है कि कोरोना के प्रभाव से जो लोगों की जीवन पर असर पड़ा है, खासकर उनकी आर्थिक स्थिति पर, उन सब का भी प्रभाव है। और ये भाव पैदा हुआ है, वो कोरोना चाहे जिसके कारण से हो, वो नहीं सोच रहे, वो कह रहे हैं कि इस सरकार के अंदर इसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, इस सरकार के अंदर समस्या आई है, हम इस सरकार में हमारा रोजगार गया है, इस सरकार में हमको बच्चों को महंगे स्कूल से निकाल करके सस्ते स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है, तो वो एक सरकार के खिलाफ जाती है। लेकिन देखिए, मैं यहाँ 2 बात और कहना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी मंच पर तो कुछ हो रहा है, लेकिन नीचे के स्तर पर इतने आक्रामक और हिंसक होकर के जगह जगह काम कर रही है कि बहुत जगह लोग सच्चाई बोलने से डरते हैं। यहां तक कि मुझे डिबेट करना है तो हुआ कि एक कमरे में बैठा लो, कहीं कुछ ऐसा बोल दिए और समाजवादी पार्टी के लड़कों ने सुन लिया तो इनको दिक्कत पैदा हो सकती है। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये एक अजीब किस्म का भय मैं पश्चिम बंगाल की तरह कहीं कहीं मुझे दिखाई दिया है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अखिलेश जी हैं, बीसों हमारे मित्र हैं। जी, क्या आपको लगता है ये जो भय है, और भय इस बार इस चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा? जब 80-20 की बात कीजिए या 2012 से 17 की बात कीजिए, वो जो भय था और अभी जिसकी बात अवधेश जी कर रहे हैं, वो भय इस चुनाव में मुद्दा होने जा रहा है क्या? रत्नाकर जी से। अब देखिए, अवधेश जी की बात तो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। ये पत्रकारिता कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, इसमें मुझे कुछ अंतर नहीं समझ में आ रहा है। इनकी एक ही बात से मैं पकड़ा कि ये प्रचार कर रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुसलमानों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा सबसे अधिक हमारे हैं, सिंगल हमारे हैं, इनके ऊपर एक्ट हो रहा है। दुनिया का कोई आदमी ये नहीं लगा, ये इनके शब्द। इतनी देर की बात में इन्होंने बस महंगाई की कोशिश की है, बाकी सब बात वही की है जो भाजपा के समर्थन। हाँ, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, 2 दिन पहले भी मैंने सुशांत जी साहब से कहा था, जिस तरह से भाजपा का किला पत्ते की तरह ढर्रा कर गिर रहा है, वो अपने आप में बताता है कि प्रदेश किस तरफ जा रहा है। आपने 40% ओबीसी बताया, यहाँ पे हालांकि जात का सेंसस नहीं हुआ, इसलिए मैं इस पर टोकूंगा भी नहीं आप, लेकिन जो रिकॉर्ड्स में अनऑफिशियल रिकॉर्ड है 44%, 14.2% सवर्ण है, 20% मुसलमान है, 20.8% दलित है। ये अनऑफिशियल माना जाता है। तो ये बात जान लीजिए कि जो इन्होंने अत्याचार मचाया हुआ था पूरे 5 साल, जातिवाद की इंतहा कर दी थी। जहां देखिए वहां ठाकुरों की पोस्टिंग, ठाकुरों, अरे हाथरस के डीएम ने डीजल डाल करके लकड़ी के बिना जला दिया और उसको कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उसको 4 महीने बाद ट्रांसफर कर दिया गया। तो इनके जातिवाद के चलते, इनकी गुंडाई के चलते, इनके दुर्व्यवहार के चलते, अभी इन्होंने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया, उसके चलते, इनकी महंगाई के चलते, इनके झूठ के चलते
ये चाह रहे हैं। पर रत्नाकर जी, मैं मान गया कि ये बातें हो सकता है जमीन पर हो, रत्नाकर जी, पर क्या ये भी चर्चा का विषय नहीं होगा कि इसी आपकी कांग्रेस पार्टी ने भी ये तय किया था कि हम मदरसों में जाकर बच्चों को बताएंगे और बच्चों के जरिए पेरेंट्स को अप्रोच करेंगे? तो क्या वो धर्म को टारगेट करना नहीं था? आप हाथरस की जो पीड़िता है उसकी मां को टिकट दे देते हैं और वहां राजस्थान में इतना नृशंस रेप हो जाता है, उस पर एक शब्द प्रियंका वाड्रा नहीं बोलती हैं। रत्नाकर जी का ऑडियो चला गया है। प्रेम शुक्ला जी, आप पर जो आरोप है उसका तो जवाब दीजिए, लेकिन ये मुझे जो लगता है कि मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं करते होंगे, लेकिन ये इकलौता जो दिखाया जाता है कि आप ही करते हैं। 2 सेकंड मुझे दीजिए। जी जी, अच्छा राठी साहब बोल लीजिए। प्रेम जी बोलिएगा, राठी साहब आप बोलिए। जवाब दे दूं। देखिए, प्रेम भाई ने अभी कुछ टाइम पहले कुछ नाम बोले थे माफियाओं के, वो आप सोचना किस कम्युनिटी से इन्हें नाम बोले, लेकिन वो उसमें कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद और अभी जो क्रिकेट खेल रहे थे बाहुबली, उनका नाम नहीं बोल पाए। उसी से जग जाहिर होता है कि ये क्या नैरेटिव छोड़ना चाहते हैं लोगों के बीच में, किस पर्टिकुलर चीज का नाम बताना चाहते हैं। दूसरी मैं बात का जवाब दूंगा अवधेश जी का। अवधेश जी ने किसान सम्मान निधि की बात की। मैं इनको इनविटेशन देता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आइए, मेरठ मंडल में आइए और मेरे साथ चलिए, साथ चलूंगा मैं आपके। किसान सम्मान निधि बताना लोग